प्यारे बच्चों, मैं सविता प्रजापति अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर से कक्षा 11 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जीव विज्ञान विषय के अध्याय 2 जो कि जीव जगत का वर्गीकरण है, इसका अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका अध्ययन प्रारंभ करने से पहले बच्चों हम पहले वर्गीकरण के बारे में जान लें। क्या होता है ये वर्गीकरण? बच्चों, जैसा कि हमने पिछली अध्याय में पढ़ा है कि संसार में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनको समानता और असामान्यता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांट देना वर्गीकरण कहलाता है। तो ये वर्गीकरण हुआ। अब यहाँ पे बात है जीव जगत का वर्गीकरण। तो संसार में या पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उनके द्वारा जो उनका संसार है वही जीव जगत कहलाता है, और इसका वर्गीकरण करना ही जीव जगत का वर्गीकरण है। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये अध्याय है, इस अध्याय को हमने अध्ययन की सुविधा के लिए 5 भागों में विभक्त किया है। यानी हम इसको 5 भागों में पढ़ेंगे, जिसके प्रथम भाग का अध्ययन हम आज करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इसके प्रत्येक जो 5 भाग हैं उनमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और आज के भाग में हम क्या विशेष पढ़ने वाले हैं। बच्चों, भाग 1 में हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण क्या होता है, जगत मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया को जानेंगे। अध्याय के भाग 2 में हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। उसके बाद भाग 3 में हम जगत प्रोटिस्टा का अध्ययन करेंगे। भाग 4 में जगत कवक का अध्ययन करेंगे और इसी अध्याय के भाग 5 में हम वायरस तथा लाइकेन का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम भाग 1 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, जगत मोनेरा, आर्कीबैक्टीरिया तथा यूबैक्टीरिया। इस भाग का अध्ययन करने से हम ये जान पाएंगे कि जीव जगत को कितने जगत में बांटा गया है और उसके अंतर्गत आने वाले पहला जगत जो कि मोनेरा है, इसके अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं उनमें कौन से विशेष लक्षण पाए जाते हैं, इनको जानेंगे। और इनको किन वर्गों में बांटा गया है और उसके अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनमें कौन से विशेष लक्षण हैं, इनको जानेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जीवधारियों के वर्गीकरण की पद्धतियों से। जीवधारियों का वर्गीकरण तो हम जान गए। जीवधारियों को उनकी समानता और असामान्यता के आधार पर छोटे छोटे वर्गों में बांटना ही जीवधारियों का वर्गीकरण कहलाता है। और जीवधारियों का जो वर्गीकरण है बच्चों, उसके लिए जो पद्धतियां अपनाई जाती हैं वही जीवधारियों के वर्गीकरण की पद्धतियां कहलाती हैं। ये जो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं, ये 3 तरह की पद्धतियां जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसमें से पहला है कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम, और तीसरा है जातीय वृत्तीय पद्धति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। शुरू करते हैं कृत्रिम पद्धति से। कृत्रिम पद्धति ऐसी पद्धति जिसमें जीवों का वर्गीकरण बच्चों उनमें पाए जाने वाले 1 या 2 ही लक्षणों को ध्यान में रख करके किया जाता है। ज्यादा लक्षणों को इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है, कुछ ही लक्षणों को ध्यान में रख करके उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें, आकार और आकृति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण शाक में, झाड़ी में और वृक्ष में किया गया है। शाक के अंतर्गत ऐसे पौधे रखे गए हैं जिनका तना कोमल होता है, जिसमें कठोर तना नहीं पाया जाता है, पौधा अधिकांशतः छोटा होता है। झाड़ी पौधों के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिसका तना कठोर होता है और जिसका जो मुख्य तना है वो पृथ्वी से ऊपर आकर के ही बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाता है। और वृक्ष में ऐसे पौधे रखे गए हैं जो आकार में बड़े होते हैं, जिसमें एक मुख्य तना होता है जो पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर जाने पर शाखित हो जाता है। इसी के अंतर्गत बच्चों पौधों को उनकी जीवन अवधि के आधार पर, जीवन काल के आधार पर, उनका जीवन कितने समय तक का है, इसके आधार पर पौधों का 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय पौधों में वर्गीकरण किया गया है। 1 वर्षीय पौधों में ऐसे पौधे रखे गए हैं जिसके अंतर्गत जो पौधे हैं उनका जीवन काल या जीवन अवधि 1 वर्ष में समाप्त हो जाती है, जैसे कि गेहूं। इसी तरह से 2 वर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा होता है, जैसे कि गन्ना। बहुवर्षीय पौधे
बहुवर्षीय पौधे क्या होंगे? ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 2 से अधिक वर्षों में पूरा होता है। 3, 4, 5, 10, 15, 100, 200, 500, 1000 वर्षों में पूरा होता है। तो ऐसे पौधे बहुवर्षीय पौधों की समूह में रखे गए हैं। अब बच्चों इसी क्रम में आवास के आधार पर जंतुओं को जो है स्थलीय और जलीय 2 समूह में बांटा गया है। स्थलीय क्या होंगे? ऐसे जंतु जो कि स्थल पर पाए जाते हैं वो स्थलीय जंतु कहलाएंगे या स्थलीय समूह के अंतर्गत आएंगे। और इसी तरह से जलीय जो जल में पाए जाते हैं वो जलीय जंतु या जलीय समूह के अंतर्गत आने वाले जंतु कहलाते हैं। तो ये बात हुई बच्चों कृत्रिम पद्धति की। जो बच्चों ये कृत्रिम पद्धति है, यह पद्धति जीवों के जो वर्ग हैं जिनमें उनको समूह है, जिनमें उनको बांटा गया है, उसके बारे में विशेष कोई जानकारी नहीं देती है। और इसमें ऐसे जीवों को परस्पर एक साथ रख दिया गया है, एक समूह में रख दिया गया है जिनमें कोई समानता ही नहीं पाई जाती है, कोई संबंध ही नहीं पाया जाता है। तो ये इस पद्धति की कमी है। इसके बाद बच्चों अगली पद्धति है प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति जो है यह कृत्रिम पद्धति से कुछ अधिक बृहद है, जिसमें जीवों के कई लक्षणों पर ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों जीवों का या जीवधारियों का वर्गीकरण, उनकी प्राकृतिक संरचना जिसमें उनकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना को देखा जाता है, कार्य की उनके शरीर में किस तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनको ध्यान में रख करके, उनका स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है और उनका भ्रूणीय विकास किस प्रकार से हुआ है, उसके आधार पर, मतलब उनमें कौन कौन सी समानता है और कौन कौन सी असमानता है, उसके आधार पर इनको विभिन्न समूहों में बांटा जाता है। इस पद्धति के द्वारा जो समूह बनाए जाते हैं जीवों के, उन समूह से जीवों के प्रमुख लक्षणों की हमको जानकारी प्राप्त होती है और समूह के अंतर्गत आने वाले जीवों के परस्पर संबंधों का काफी हद तक अनुमान भी लगाया जा सकता है। इसके बाद बच्चों अगली पद्धति है जातिवृत्ति पद्धति। जातिवृत्ति पद्धति, इसमें जीवों का जो वर्गीकरण है बच्चों, यह उनकी जातिवृत्ति के आधार पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये जातिवृत्त होता क्या है? जातिवृत्त क्या है? किसी भी जीव की जाति के विकासीय क्रम को, किसी भी जीव की जाति किस प्रकार से विकसित हुई है, किसी भी जीव की जाति के विकासीय क्रम को क्या कहते हैं? जातिवृत्त कहते हैं। बच्चों आप सभी जानते होंगे, आपने पिछले कक्षा 10 में पढ़ा होगा जैव विकास, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई थी और उनमें जैव विकास की प्रक्रिया के द्वारा ही आज बहुकोशिकीय और जटिल जीवों का विकास हुआ है। तो इन एक कोशिकीय सरल जीवों से जटिल और बहुकोशिकीय जीवों का विकास जो जैव विकास है, उसी क्रम में किसी भी जीव की जाति का विकास किस प्रकार से हुआ है, क्या उसका इतिहास रहा है, उसी को जातिवृत्त कहा जाता है। और जब इस आधार पर जीवधारी का वर्गीकरण किया जाता है बच्चों, तो इसको कहते हैं जातिवृत्तीय पद्धति। यह पद्धति वर्तमान समय में प्रयोग में लाई जा रही है जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए। तो ये बात हुई बच्चों जीवधारियों के वर्गीकरण की पद्धतियों की। अब आगे देख लेते हैं जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली। बच्चों सबसे पहले जीवों के वर्गीकरण करने के लिए कैरोलस लीनियस ने द्विजगत प्रणाली प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत इन्होंने पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं या जीव जगत जो पृथ्वी पर है, उस जीव जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों को 2 जगत में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। चूंकि इसमें जीव जगत को 2 जगत में बांटा गया है, इसलिए इस प्रणाली को द्विजगत प्रणाली कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 2 जगत हैं, पादप जगत और दूसरा जंतु जगत है, उसमें कौन कौन से विशेष लक्षण हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। बच्चों जो पादप जगत है, इसके अंतर्गत कैरोलस लीनियस ने ऐसे जीवों को रखा जिनकी कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कि ये हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण भी कर पाते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि इनकी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है,
कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि पादप जगत के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है कोशिका के अंदर, और साथ ही कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जबकि जो दूसरा जगत है जंतु जगत, इसके अंतर्गत इन्होंने ऐसे जीवों को रखा जिनकी कोशिका में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, और कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, तो ऐसे जगत को जंतु जगत कहा जाता है। बच्चों, ये जो जीव जगत की वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली है, इसमें कुछ कमियां थी। आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कमियां वास्तव में क्या थी। इस द्विजगत वर्गीकरण के अंतर्गत एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ एक ही समूह में रख दिया गया है। इसी प्रकार बच्चों, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीवों को इसमें एक साथ एक ही जगत में रखा गया है। जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, उनको पादप जगत में, यूकैरियोटिक जीवों के साथ में कवक और पादपों के साथ में रखा गया है। अगला जो इसमें डिमेरिट्स है या कमी है वो है कि इनमें हरे पादपों को कवक के साथ पादप जगत में रख दिया गया है। हरे पादप चूंकि स्वपोषी होते हैं और जो कवक हैं ये मृतपोषी होते हैं, मृत जीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनको इनके साथ में एक ही समूह में रख दिया गया है। तो ये इसकी प्रमुख कमियां रही। इन कमियों को दूर करने के लिए बच्चों जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली का विकास किया गया और ये प्रस्तुत की गई। तो जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत की जो प्रणाली है बच्चों, यह प्रणाली अमेरिका के वैज्ञानिक R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1969 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इसमें जो इन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया था वो जीवों के कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर किया था। आइए उन लक्षणों को देख लेते हैं। इन्होंने जीवों को कोशिका के प्रकार, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका है जीव की, उसके आधार पर, कोशिकीय संगठन के आधार पर, यानी कि जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, उसके आधार पर, पोषण विधि के आधार पर, यानी कि जीव स्वपोषी है या परपोषी है, उसके आधार पर, तथा जाति वृत्ति संबंधों के आधार पर किया था। और इस आधार पर बच्चों इन्होंने जीव जगत को 5 जगत में बांटा था। चूंकि इन्होंने जीव को 5 जगत में बांटा था, इसलिए इनके द्वारा दी गई जीवों के वर्गीकरण की जो प्रणाली है उसको जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली कहते हैं। इसमें इन्होंने जीवों के लिए जो 5 जगत प्रस्तुत किए थे उसमें से पहला जगत है जगत मोनेरा, दूसरा जगत है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा जगत है जगत कवक या फंजाई, चौथा जगत है जगत पादप या प्लांटी, और 5वां जगत है जगत जंतु या एनिमेलिया। तो ये 5 जगत इन्होंने जीवों के वर्गीकरण में दिए थे। बच्चों, यहाँ पर अभी हमने एक टर्म या शब्दावली पढ़ी, जाति वृत्तीय संबंध। तो आप सोच रहे होंगे कि जाति वृत्तीय संबंध क्या होते हैं, तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं। बच्चों, जाति वृत्तीय संबंध जीवों की विभिन्न जातियों, संघों तथा जगतों, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था वर्गीकरण के विभिन्न टैक्सॉन के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति आदि के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो उन्हीं पर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है कि जीवों के विभिन्न जातियों, संघों तथा जगतों के विकास क्रम का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीवों के विकास में एक प्रकार का संबंध होता है। सभी जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित हैं विकास की दृष्टि से यदि देखें तो इस संबंध को ही जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। तो ये होता है जाति वृत्तीय संबंध। अब बच्चों, जो इन्होंने जीवों के 5 जगत दिए हैं उनके अंतर्गत आने वाले जीवों में कौन कौन से विशेष लक्षण हैं, इन लक्षणों के आधार पर आइए उनको आगे हम समझने का प्रयास करते हैं इस टेबल के मदद से, और आगे इस टेबल की मदद से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जीव जगत मोनेरा पहला, तो हम एक एक जगत को लेंगे और एक एक जगत को समझने का प्रयास करेंगे। जगत मोनेरा,
इस जगत के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनके अंतर्गत आने वाले जीव की जो कोशिका का प्रकार है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे जीव रखे गए हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक तथा दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, ये सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। और इनके अंतर्गत कोशिकीय संगठन है बच्चों, कैसा है? एक कोशिकीय, यानी कि इन जीवों का शरीर एक कोशिका मात्र से ही बना होता है और जीवन की सारी क्रियाएं उसी कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, जो मोनेरा जगत के अंतर्गत जीव आते हैं उनके अंतर्गत आने वाले जीव की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है बच्चों, और ये कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज से नहीं बनी होती है, अन्य दूसरे पदार्थ से पेप्टिडोग्लाइकॉन्स जैसे पदार्थों से बनी होती है। पोषण विधि बच्चों, इनमें जो जीव आते हैं उनमें पोषण विधि स्वपोषी हो सकती है या परपोषी हो सकती है, परजीवी हो सकती है या मृतपोषी हो सकती है। स्वपोषी क्या होंगे? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लें, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, चाहे रसायन संश्लेषण के माध्यम से। परपोषी क्या होंगे? ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं ना कर पाए और दूसरे जीवों पर निर्भर रहें अपने भोजन के लिए, तो ऐसे जीव परपोषी या ऐसा पोषण परपोषी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण क्या होता है? ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करता है, उससे भोजन प्राप्त करता है और बदले में उस जीव को हानि पहुंचाता है, तो ऐसा पोषण जो होता है परजीवी पोषण कहलाता है। अब बात आती है मृतपोषी की। ऐसा पोषण जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है मृतपोषी पोषण कहलाता है। अब बात आती है बच्चों कि मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं उनमें प्रजनन विधि किस प्रकार की है। तो बच्चों इनमें प्रजनन जो होता है संयुग्मन के द्वारा होता है। संयुग्मन की क्रिया इनमें होती है जिससे इनके आनुवांशिक पदार्थों में आनुवांशिक पुनर्योजन होते हैं। तो ये बात हुई बच्चों मोनेरा जगत के जीवों की। अब अगला जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसके अंतर्गत जीवों के जो शरीर है वो यूकैरियोटिक कोशिका से बना होता है और इनका शरीर बच्चों एक कोशिकीय होता है, यानी कि कोशिकीय संगठन कैसा है इनका? एक कोशिकीय होता है। ये भी एक कोशिकीय होते हैं। और कोशिका भित्ति, इनके अंतर्गत आने वाले कुछ जीवों में तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और कुछ जीवों में कोशिका भित्ति उपस्थित ही नहीं होती है। और पोषण विधि बच्चों इनमें ये स्वपोषी हो सकते हैं या परपोषी होते हैं। और साथ ही इसमें प्रजनन जो होता है बच्चों, प्रजनन विधि संयुग्मन के द्वारा या निषेचन के द्वारा होता है। आप निषेचन क्या होता है? निषेचन लैंगिक प्रजनन की वह क्रिया जिसमें नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है और जाइगोट का निर्माण होता है, निषेचन कहलाता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें जो प्रजनन है संयुग्मन तथा लैंगिक जनन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं बच्चों कवक जगत की। कवक जगत के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका जो कि वास्तविक केंद्रक युक्त होती है। कोशिकीय संगठन इसका बहुकोशिकीय होता है, यानी कि इनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से निर्मित होता है। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है बच्चों जो कि सेलुलोज रहित होती है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। इनमें पोषण जो है बच्चों ये मृतपोषी होते हैं या परजीवी होते हैं। और प्रजनन जो है बच्चों इनमें निषेचन के द्वारा होता है या लैंगिक जनन के द्वारा इनमें प्रजनन होता है मुख्यतः। अब अगला जगत, चौथा जगत है पादप जगत। पादप जगत के अंतर्गत जो भी जीव रखे गए हैं ये भी यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो कि सेलुलोज युक्त होती है, यानी कि इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ये स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। और इनमें प्रजनन विधि निषेचन या लैंगिक जनन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं
जंतु जगत की। जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उनको हम जंतु कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो जंतु आते हैं ये यूकारियोटिक कोशिका से बने होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनकी कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है बच्चों, यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं होती है। और ये परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं और दूसरे जीवों का भक्षण करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और प्रजनन विधि इसमें मुख्यतः निषेचन या लैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो ये बात हुई बच्चों 5 जगत की। अब हम एक एक करके जगत को जानेंगे। जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वे सभी क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं। आइए इनके प्रमुख लक्षणों को जरा एक बार देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव जो हैं बच्चों, ये लगभग सभी स्थानों पर जल थल वायु, जंतुओं के शरीर के अंदर, पौधों के शरीर के अंदर, बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। इनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। ये एक कोशिकीय होते हैं, यानी कि इनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है और एक कोशिका के अंदर ही जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं चलती हैं। कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होती है जो कि सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज इसमें नहीं पाया जाता है। और ये स्वपोषी या परपोषी होते हैं। इसके बाद बच्चों जगत मोनेरा का वर्गीकरण देख लेते हैं। बच्चों जगत मोनेरा या मोनेरा जगत को 2 समूहों में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और दूसरा है यू बैक्टीरिया। पहला जो आर्की बैक्टीरिया है इसके अंतर्गत विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया को रखा गया है, जिसके बारे में अभी हम आगे आपसे बात करेंगे। और दूसरा है यू बैक्टीरिया समूह, इसके अंतर्गत वास्तविक बैक्टीरिया को रखा गया, वास्तविक जीवाणुओं को रखा गया है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। तो पहला समूह आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया जो है यह मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों का वह समूह है जिसका विकास माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ था जीवित कोशिका के रूप में। यह आद्य यानी कि प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक समूह है। और बच्चों इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं ये प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रहने में सक्षम होते हैं। बहुत अधिक गर्मी में यानी बहुत अधिक तापमान पर, बहुत अधिक लवण में ये रहने में सक्षम होते हैं। ये अत्यंत लवणीय क्षेत्रों, गर्म झरनों तथा दलदल में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है पाई जाती है जो कि प्रोटीन तथा नॉन सेलुलोसिक पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अब बच्चों बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया का वर्गीकरण। बच्चों आर्की बैक्टीरिया समूह को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है मेथेनोजन समूह, दूसरा है हेलोफिल, तीसरा है थर्मोएसिडोफिल। तो पहले हम बात करते हैं मेथेनोजन। इसके अंतर्गत ऐसे आर्की बैक्टीरिया आते हैं जो दलदल या भारत में यदि देखें कच्छ क्षेत्र में पाए जाते हैं। और ये बच्चों मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा बच्चों ये गाय और भैंस जैसे जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं उनकी आंत में पाए जाते हैं और उनके गोबर से मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। चूंकि आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत जो मेथेनोजन है ये मीथेन का उत्पादन करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग बायोगैस संयंत्र में मीथेन गैस के उत्पादन में किया जाता है। अब अगला हेलोफिल। हेलोफिल के अंतर्गत जो भी आर्की बैक्टीरिया आते हैं ये अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर लवण की मात्रा अधिक होती है। और तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स के अंतर्गत ऐसे आर्की बैक्टीरिया आते हैं जो गर्म झरनों तथा सल्फर युक्त स्थानों पर पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों यह जो है अधिक तापमान को सहन करने में सक्षम होते हैं और इनमें विशिष्ट प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो बहुत अधिक तापमान 80 और 90 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी सक्रिय बने रहते हैं। तो ये बात हुई बच्चों आर्की बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं हम यू बैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत वास्तविक बैक्टीरिया या वास्तविक जीवाणु आते हैं। तो इनके क्या प्रमुख लक्षण हैं, आइए उनको देख लेते हैं। ये जल थल वायु और जीवों के शरीर के अंदर बाहर सभी जगह पाए जाते हैं, यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं। ये सरल होते हैं, यानी कि इनकी संरचना
कैसी है, सरल है और इनका शरीर एक कोशिकीय होता है, एक कोशिका से बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त होते हैं, यानी कि इनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। इनमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें जो गुणसूत्र होता है या डीएनए होता है उसके बाहर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस अनुपस्थित होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो राइबोसोम होता है बच्चों, ये केवल 70S प्रकार का ही पाया जाता है, 80S प्रकार का इनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और इनका जो क्रोमोसोम होता है बच्चों, ये वलयाकार होता है, गोलाकार होता है। अलैंगिक जनन इनमें द्विखंडन के द्वारा होता है, शरीर 2 खंडों में टूट जाता है, इस विधि से इनमें अलैंगिक जनन होता है। आनुवांशिक पुनर्योजन की क्रिया होती है, इनमें लैंगिक जनन तो नहीं पाया जाता है, उसकी जगह बच्चों आनुवांशिक पुनर्योजन की क्रिया होती है, यानी कि जो इनका डीएनए होता है वह नए रूप को धारण करता है। किस प्रकार से करता है? ये 3 प्रकार से कर सकता है। कैसे? पहला है संयुग्मन के द्वारा, दूसरा है पारक्रमण या ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, और तीसरा है रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो इन विधियों के द्वारा इसमें आनुवांशिक पुनर्योजन की क्रिया होती है। तो बच्चों आज का हमारा ये अध्याय यहीं तक था। इसके बाद बच्चों अब आपके लिए एक छोटा सा ही अभ्यास कार्य है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अध्याय का ये भाग। आप इन प्रश्नों को कीजिएगा, आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे और इस भाग को फिर देखिएगा ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। इसके बाद बच्चों हम आपसे फिर मिलेंगे इसी अध्याय के दूसरे भाग में, जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया या जीवाणुओं का अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।